और इससे पहले आज का विश्लेषण हम शुरू करें, दिन भर क्या हुआ ये कहानी आपको बता देते हैं टॉप न्यूज में। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए अपने बयान को लेकर बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं। अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के लिए पप्पू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। रिजिजू ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर राहुल गांधी पर हमला किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के स्वयंभू युवराज ने सारी हदें पार कर दी हैं। यह आदमी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब वो लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहा है। दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सिसोदिया 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है। यहीं ईडी की टीम दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम से पूछताछ करने पहुंची थी। 6 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े 2 बिजनेसमैन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। इनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। ईडी का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने सिसोदिया का नाम लिया था। इसके बाद 7 मार्च को एजेंसी ने तिहाड़ जेल में सिसोदिया से 6 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए साजिश रच रहे हैं। तिवारी ने केजरीवाल से पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो आम आदमी पार्टी से बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि दिल्ली की सारी जेल दिल्ली सरकार के अंडर है तो क्या मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना की मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से आज पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने ईडी से 11 मार्च को पेश होने का अनुरोध किया, जिसे केंद्रीय एजेंसी ने स्वीकार कर लिया। कविता बीआरएस से एमएलसी भी हैं। कविता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने कहा था कि उनके पिता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की लड़ाई के खिलाफ डराने धमकाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज ईडी ने कश्मीर में हुर्रियत नेताओं के 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम ने हुर्रियत नेता काजी यासिर और जम्मू कश्मीर सॉल्वेशन मूवमेंट के अध्यक्ष जफर भट्ट के घरों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ने स्थानीय पुलिस के साथ श्रीनगर के बागे मोहताब इलाके में जम्मू कश्मीर मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष जफर भट्ट के घर पर दबिश दी। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने मंत्री पद की शपथ ली। सौरभ के साथ साथ अतिशी ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मौजूदगी में दोनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। दोनों नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही विभागों के बंटवारे भी कर दिए गए हैं। अतिशी अब से शिक्षा, लोक निर्माण, बिजली और पर्यटन विभाग को संभालेंगी। वहीं सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, पानी और उद्योग विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सौरभ भारद्वाज को पहली बार 49 दिन की केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया था। कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक अतिशी पहली बार मंत्री बनी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र के किसान सम्मान निधि योजना की तरह राज्य के किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि राज्य में किसान अब सिर्फ 1 रुपए में पीएम फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने घोषणा की कि राज्य में 14 मेडिकल कॉलेज बनवाए जाएंगे। राज्य में आशा स्वयंसेवकों की सैलरी 3,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन 8,325 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में मराठी भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर में थी। इस दौरान वो गोल्डन टेम्पल भी गई। मंदिर में परिक्रमा के दौरान गोल्डन टेम्पल के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी एसजीपीसी सदस्य ने उन्हें दी। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू जलियांवाला बाग पहुंची। वहां उन्होंने शहीदी लाट पर फूल अर्पित किए, शहीदों को नमन किया। फिर राष्ट्रपति वहां से दुर्गाणा मंदिर भी गई। दुर्गाणा मंदिर में उन्होंने श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त किया और कुछ समय बिताने के बाद वो राम तीर्थ पहुंचे। होली खेलने के बाद बाथरूम में नहाने गई 2 दंपत्तियों के अलग अलग शहरों में मौत हो गई। मौत का कारण गीजर से बनी जहरीली गैस से दम घुटना बताया जा रहा है।
ये घटना मुंबई की है तो दूसरी यूपी के गाजियाबाद की है। मुंबई के घाटकोपर में रहने वाले दीपक शाह और उनकी पत्नी टीना शाह होली खेलने के बाद अपने फ्लैट में नहाने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि गैस गीजर से जहरीला गैस लीक हुई और उनकी मौत हो गई। गाजियाबाद में भी दीपक गोयल और उनकी पत्नी शिल्पी की ऐसे ही हादसे में मौत हो गई। चलिए, तो ये वो खबरें थी जो दिन भर छाई रही आज, लेकिन अब शुरू करते हैं आज की हमारी स्पेशल स्टोरी यानी कि कवर स्टोरी। भारत में इंश्योरेंस को लेकर लोगों की समझ के सवाल पर आपको एक तैयार उत्तर मिल जाएगा और वो ये है कि इंश्योरेंस को लेकर भारत में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। अब तकनीकी रूप से देखें तो ये गलत बात भी नहीं है। एक जमाने में इंश्योरेंस का नाम सुनकर लोग भाग जाया करते थे। इंश्योरेंस को शुभ अशुभ से जोड़ दिया जाता था। हाँ, अगर कोई इंश्योरेंस लेता भी था तो किसी रिश्तेदार एजेंट के दबाव में ही। कारण साफ था, दुर्घटनाओं के प्रति हमारे मन में डिनायल का भाव। लेकिन धीरे धीरे इंश्योरेंस की अहमियत को लोगों ने समझा और अब उसे अपनी जिंदगी के जरूरी हिस्से के रूप में अपनाने का चलन चल पड़ा है। लेकिन कुछ इंश्योरेंस ऐसे भी हैं जिनके प्रति न जागरूकता है और न ही उन्हें अपनाने का कोई विशेष आग्रह दिखता है। मसलन एक छोटा सा उदाहरण है। भारत में शायद कोई भी मोटर इंश्योरेंस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता अगर सरकार ने उसे जरूरी नहीं बनाया होता। इसी तरह का एक और इंश्योरेंस है जिसका नाम है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, जो बाकायदा एक एक्ट के जरिए देश की व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। लेकिन चूंकि ये कंपलसरी नहीं है, लिहाजा इसके प्रति कोई उत्साह दिखता ही नहीं। यहां जरूरी बात यह है कि यह इंश्योरेंस किसी नागरिक नहीं बल्कि उन संस्थाओं या बिजनेसेस के लिए अहम है जहां एक आम आदमी की जिंदगी कभी कभी दांव पर होती है। पब्लिक प्लेसेस, अस्पताल, मॉल्स, बैंक, होटल्स जैसी तमाम जगहों पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो पीड़ित को मुआवजा मिल सकता है, उसे इंसाफ मिल सकता है। लेकिन इंश्योरेंस के अभाव में ऐसी संस्थाएं जिम्मेदारी से बच जाती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या वाकई आपने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं। अगर वाकई नहीं तो आप भी भारत के उन ज्यादातर लोगों में से हैं जिन्हें इस एक्ट की कोई जानकारी नहीं है। अब आपको याद दिलाते हैं भोपाल गैस त्रासदी। हम में से कोई भी भारतीय इस त्रासदी को भुला नहीं सकता। दरअसल पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का ताल्लुक इसी भोपाल गैस त्रासदी से है, क्योंकि इसी त्रासदी के बाद देश में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का कानून लाया गया था। लेकिन तब से लेकर अब तक कानून में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया और ना ही इसका दायरा बढ़ाया गया। हाल ही के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे यह लगता है कि इस कानून में बदलाव जरूरी है। खासकर ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को इस कानून के दायरे में लाकर बीमा के जरिए पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के मामले में, और दूसरा मुआवजे की रकम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। मोरबी का पुल हादसा आपको याद होगा, उपहार सिनेमा कांड, कई अस्पतालों, होटल्स और रेस्टोरेंट में आग लगने के मामले बढ़े हैं, या फिर हाल ही में तमिलनाडु के एक स्कूल में बच्चों की टेंट में जलकर मौत हो जाने के हादसे। ऐसे कई हादसे हुए हैं जिनमें जान की भारी हानि हुई। चिंता यह है कि ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के प्रति समझ और इसका दायरा लगातार सिमट रहा है। पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस कानून में बदलावों की जरूरत पर मनी लाइफ फाउंडेशन और उत्तरा एडवाइजरी सर्विसेज ने एक व्यापक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कानून को और व्यापक बनाने और मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से इसे ढालने की सिफारिश की गई है। आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे, क्यों जरूरत है इस बात की। और इस चर्चा में इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं सुचेता दलाल जी, जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं मनी लाइफ की और ट्रस्टी हैं मनी लाइफ फाउंडेशन की। मैम गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी मैम एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था मनी लाइफ फाउंडेशन की, जिस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसे आपकी फाउंडेशन कह रही है कि ये मिसअंडरस्टूड है और अंडर यूटिलाइज्ड है। ऐसा क्यों है मैम? इसके पीछे क्या क्या सोच जिम्मेदार है या जरूरत ही नहीं? पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आपने जो बैकग्राउंड ये एक्ट और इश्यू के बारे में दिया है, आपने बहुत अच्छी तरह से समराइज किया है। इट्स रियली फैंटास्टिक। तो आपने जैसे बताया, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये एक्ट आया था 1991 में, लेकिन ये जो एक्ट है सिर्फ हैजर्डस केमिकल्स के लिए है
और इसमें जो इनिशियल कॉम्पेंसेशन है सिर्फ 25,000 है, और वो 1991 से अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अभी हमारा कहना ये है कि जब हम कभी बैंक में जाते हैं या मॉल में जाते हैं, जब बम्बई में कमला मिल्स में आग लगी थी रेस्टोरेंट में और बहुत लोग मर गए थे, तो तभी कोई कंपेंसेशन मिलता नहीं है जो आइदर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत आना चाहिए, नहीं तो देयर इज अनदर वन, जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस, जिसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। हमको इसके बारे में पता इसलिए चला, मुझे भी एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट 35 इयर्स मैं इसमें काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक हमारे जो मेंबर है वो बैंक के लॉकर एक्सेस करते गए थे आफ्टर कोविड, तो वो जो सीढ़ी थी बेसमेंट में जाने की वो टूट गई और वो गिर गए और उनको सर्जरी करवानी पड़ी, वॉकर लेके चलना पड़ा। ऑब्वियसली वो हमारे पास आए कि शुडंट आई गेट कॉम्पेंसेशन, तो हमने बैंक को लिखा, स्टेट बैंक को, उन्होंने मना कर दिया। हमने आरबीआई को लिखा, ऑम्बुड्समैन को, उन्होंने मना कर दिया। फिर एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट जो हमको एडवाइस करते हैं, श्रीरंग सामंत, उन्होंने बोला कि आप एक सिंपल नोटिस भेज दीजिए अंडर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तभी हम इसकी जांच करने लगे कि ये एक्ट है क्या और वो हमको कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, हमारी मांगे क्वाइट सिंपल है कि ये जो एक्ट है अभी सिर्फ हैजर्डस केमिकल्स के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग बिल्डिंग कोलैप्स, मॉल फायर्स, उपहार ट्रेजेडी, मोरबी, इसमें उनको डैमेज हो जाता है और तभी हम एकदम आइदर भगवान भरोसे रहते हैं या वी आर डिपेंडेंट ऑन कोई पॉलिटिशियन, मिनिस्टर हमको एक्स ग्रेशिया कुछ 2 लाख 5 लाख सैंक्शन कर देगा। ये जैसे भीख है और एक्सचेकर से आती है। अगर इंश्योरेंस है तो इट्स सो मच सिंपलर। तो एक तो ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें सिस्टम्स नहीं है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस हर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ता है। तो जब एसबीआई ने ये लॉकर केस में ना बोला, तभी एसबीआई के पास इंश्योरेंस था और हमने आरटीआई एप्लीकेशन करके हमको पता चला कि एसबीआई के पास जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस है, वो प्रीमियम भरते हैं, लेकिन वहां से कंज्यूमर या कस्टमर या हम जैसे आम आदमी लोगों के पास ये कभी पहुंचता नहीं है। तो ये लार्ज बिजनेसेस और स्पेशली जो फॉरेन डेवलप्ड नेशंस में मैंडेटरी है। एब्सोल्युटली मैम, मैं आप ही का डेटा देख रहा था, यूएस में 40 to 45% इंश्योरेंस प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस है, इंडिया में ये 1 से 1.5% है सिर्फ। तो ये कहां मैम, वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जरूरत नहीं है हमें या हमारी सोच ही नहीं है कि हम पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बड़े मास मार्केट तक नहीं ले जा पाए, उनकी एक्सेप्टेंस हमारे यहाँ उस तरह की क्यों नहीं है मैम? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरेस्ट नहीं है ये नॉलेज बढ़ाने की। जैसे मैंने कहा आपको, स्टेट बैंक के पास इंश्योरेंस था, लेकिन जब उनके डिपॉजिटर को इंजरी हो गई तो उनको नहीं देना था उनको, क्योंकि अगर इंश्योरेंस पे आउट हो जाता है तो प्रीमियम शायद बढ़ेगा, लेकिन ये ऐसे चल नहीं सकता है। यू हैव टू गेट, मतलब देयर हैज टू बी सेफ्टी। तो एनी डेवलप्ड कंट्री, और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, अगर हम डेवलप्ड नेशंस में काउंट करना चाहते हैं इंडिया को, तो हमारे पास जनरल लायबिलिटी एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रहना चाहिए। और गवर्नमेंट अभी भी एट द मोमेंट पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस का अमेंडमेंट डिस्कशन चला रही है कि हाउ टू अमेंड दिस एक्ट। तो ये अमेंडमेंट में अगर उन्होंने सिंपल चेंज किया कि इंस्टेड ऑफ ओनली हैजर्डस केमिकल्स, it will apply to all organizations above a certain size, commercial organizations, malls, entertainment organizations, तो obviously mandatory हो जाएगा और उनको मोटर व्हीकल एक्ट के जैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा टू रीच इट टू ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि लोगों को पता चलेगा, क्लेम करने लगेंगे। और एक्चुअली ये सबके लिए अच्छा है, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, जो मॉल्स या ऑर्गेनाइजेशंस ये खरीदते हैं उनके लिए भी अच्छा है। व्हाई शुड दे नॉट बी बॉदर्ड अबाउट देयर कस्टमर्स? दे शुड केयर, इजंट इट? बिल्कुल। और गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट को बार बार मोटा मुआवजा देना होता है। अगर इस तरह की संस्थाएं और कारोबार, बिजनेसेस ही
इस इंश्योरेंस के तहत मुआवजा देने लग जाए तो शायद सरकार का भी सरदर्द और पैसा बचे। एब्सोल्युटली, और ये इंश्योरेंस से ही आना चाहिए। इट शुड नॉट बी चैरिटी फ्रॉम द एक्सचेकर। एब्सोल्युटली मैम। तो मैम आखिरी सवाल मेरा, अब ये अब जो संशोधन की बात आप कर रहे हैं इस कानून में, वो किस तरह के होने चाहिए? पहला तो आप कह रही हैं कि भाई इसको मैंडेटरी कर दिया जाना चाहिए। दूसरा, जैसा हमने कहा कि 25,000 का प्रावधान कुछ भी नहीं है आज के हिसाब से। और तीसरा, इसमें जो हैजार्डस एक्टिविटीज या केमिकल का जो दिया हुआ है, तो एक सिर्फ एक जगह पे, एक दो जगह पे प्रावधान जो है वो संशोधित करने से बात नहीं होगी। आपको रिविजिट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एक्ट और मौजूदा हिसाब से उसको रेलेवेंट बनाना पड़ेगा। मैम रेलेवेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। और इसमें एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोटर व्हीकल एक्ट को इमिटेट करना चाहिए, क्योंकि मोटर व्हीकल्स एक्ट में जब मैंडेटरी किया है, पूरा सिस्टम एस्टैब्लिश किया है। जो एक्सीडेंट विक्टिम है उसको कॉम्पेंसेशन बराबर का मिल रहा है आजकल, और सभी मानते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री मानती है, और हम लोगों को भी पता है इनफ ऑफ एग्जांपल्स जहां पे कॉम्पेंसेशन मिलता है। तो व्हेन यू हैव अ सिस्टम फॉर मोटर व्हीकल्स, वो सेम सिस्टम अगर आप इसमें इंप्लीमेंट कर दे तो क्वाइट इजीली हो सकता है, बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। और अगर विल है, गवर्नमेंट में विल है, तो ये इजीली इंडिया कैन बी लाइक अदर डेवलप्ड नेशंस। बिल्कुल मैम। और एक आम आदमी जब इसे अपने नजरिए से समझेगा तो शायद वो भी मुखर होकर इस पर बात करेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में। तो इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर, आम नागरिकों के स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर। और उसके बाद इस एक्ट में अब अमूलचूल परिवर्तन की भी आवश्यकता है। और जैसा कि मैम ने कहा कि सिर्फ परिवर्तन ही नहीं, आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। जैसे मोटर इंश्योरेंस के लिए बनाया, उसी तरह का एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि ये ज्यादा वृहद रूप में लागू हो पाए। थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सुचेता मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जो जुड़ी है क्रिप्टो से। भारत सरकार ने डिजिटल मनी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू कर दिए हैं, यानी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना, रखना, इससे जुड़ी तमाम जानकारियां सरकार को अब देनी होगी। सरकार ने इसकी बाकायदा एक सरकारी गैजेट के थ्रू एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो उन्हें भारत की वित्तीय खुफिया इकाई यानी कि FIU इंडिया को तुरंत सूचना देनी होगी। यानी कि सीधा सीधा अगर आप समझें तो अब देश में क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी अवैध काम को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंकों या स्टॉक ब्रोकर्स की तरह ही मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मानकों का पालन करना होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट करेंसी के बीच लेन देन, एक या एक से ज्यादा तरह की वर्चुअल डिजिट एसेट्स के बीच में लेन देन और यहां तक कि किसी भी तरह के डिजिटल एसेट्स के बीच में लेन देन सरकार की निगरानी में होंगे। आपको बताएं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के बीच क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर एक आम राय नहीं है, थोड़ा सा विरोधाभास दिखता है। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि क्रिप्टो लगभग एक पॉन्जी स्कीम ही है और इसीलिए इसे बैन कर देना चाहिए। जबकि वित्त मंत्रालय थोड़ा सा ग्लोबल प्रैक्टिसेस को देख रहा है, नए ट्रेंड्स को देख रहा है और इसे देखते हुए क्रिप्टो पर वो कोई सीधा वार नहीं करता, हां इस पर सख्ती जरूर बीच बीच में करते रहता है। वक्त वक्त पर जो सख्ती की गई है वित्त मंत्रालय की ओर से, उसमें फरवरी 2022 में सरकार ने टैक्स के दायरे में से लाने की कोशिश की। इसके तहत सरकार ने क्रिप्टो से आए मुनाफे पर 30% टैक्स लागू किया। फिर पिछले साल जुलाई से ही क्रिप्टो में 1% TDS भी लागू किया गया। इसके बावजूद क्रिप्टो के जरिए अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायतों पर कोई खास कार्रवाई का मैकेनिज्म बन नहीं पाया। आखिरकार पिछले साल सरकार ने कई एक्सचेंजेस पर जब बहुत ज्यादा दबाव आया, बहुत सारी शिकायतें आई, तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के उल्लंघन के चलते ED से कार्रवाई करवाई गई। लेकिन अब क्रिप्टो से जुड़े लेन देन और हर ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखने की अनिवार्यता एक्सचेंजेस पर लागू कर दी गई है और इसके बाद सरकार ने क्रिप्टो पर अथॉरिटीज की जो निगरानी है उसे एक तरह से बढ़ाने की शक्ति दे दी है अथॉरिटीज को। और इस तरह अब क्रिप्टो की आड़ में देश से बाहर जाने वाले पैसे या बाहर से देश में आने वाले अवैध पैसों पर सरकार ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी कर पाएगी।
अब आखिर में जरा ये भी समझ लीजिए कि पीएमएलए है क्या, जिसके दायरे में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को लाया गया है। पीएमएलए का पूरा मतलब हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हिंदी में इसका मतलब है धन शोधन निवारण अधिनियम। सरकार ने काले धन पर काबू पाने के लिए साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम को इसी को पारित किया था। 1 जुलाई 2005 से इस एक्ट को लागू कर दिया गया। इस एक्ट को लाने का मकसद एक ही था, देश में काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग, उससे जुड़े हुए जो अपराध हैं वो पूरी तरह से रोक उन पर लग जाए। तो पहले तो ये जो नॉर्मल हमारा रुपी है उस पर लागू था, लेकिन जब से ये डिजिटल एसेट्स आए थे, जब से ये क्रिप्टो करेंसी का पूरा ताना बाना आया, तब से इस पर एक अलग ही दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था और वहां तक सरकार पहुंच नहीं पा रही थी। अब सरकार ने सोच समझ के थोड़ा अच्छा होमवर्क करके इसे पीएमएलए एक्ट के तहत लाने की कोशिश की है। तो क्या बदल जाएगा इससे, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान है। सुभाष चंद्र गर्ग सर है हमारे साथ, पूर्व वित्त सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। पहला सवाल सर, बुनियादी सवाल, ये क्रिप्टो का इस्तेमाल करने वाले जो आम निवेशक हैं उन पर तो कोई सीधा फायदा नहीं, सीधा असर नहीं है ना सर इसका, ये एक्सचेंजेस के लिए ये ज्यादा नहीं। देखिए, ये जो कल नोटिफिकेशन निकली थी, उसमें जो लोग भी बैंक हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, या कोई भी इंटरमीडियरी हो जो मध्यस्थ है बीच में, जो ये 5 तरह के ट्रांजैक्शंस करता है, जिसमें से आपने भी बताया कि किसी रियल मनी से आप क्रिप्टो असेट्स खरीदते हैं, या क्रिप्टो से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन करते हैं, या उस तरह के उसमें कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो जो भी ये इंटरमीडियरी इस तरह के ट्रांजैक्शंस करेंगे, उनको पीएमएलए में रूल्स बने हुए हैं, उसमें उन रूल्स के तहत रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड में ट्रांजैक्शंस का, कौन लोग कर रहे हैं, उनके केवाईसी का, उस तरह का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा। और साथ में फिर आप जो भी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो ये प्रिस्क्राइब करती है कि आप हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, जिसको वो सस्पिशियस नेचर का समझते हैं, तो उसके हिसाब से वो एक फॉर्मेट्स बना देते हैं, सूचना मांगते हैं। और ये सारे जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे बैंक हुआ, बैंक अगर किसी बैंक में आप बैंक के पैसे से क्रिप्टो असेट खरीदते हैं, आपके बैंक के अकाउंट में है, तो वो रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा। कोई एक्सचेंज है, वहाँ पे आप एक क्रिप्टो से दूसरी क्रिप्टो खरीदते हैं, या कोई वर्चुअल असेट्स में डील करते हैं, वो वर्चुअल असेट बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उन लोगों को ये रिकॉर्ड मेंटेन करके और सूचना उनको देनी पड़ेगी। अब उस सूचना के बाद अगर उसमें गवर्नमेंट को या FIU को ये लगता है कि कहीं कोई और ज्यादा जांच करनी चाहिए या देखना चाहिए, तो वो उसको जांच करती हैं, अदरवाइज वो सूचना को अपने पास रख के नोट कर लेते हैं। जहां तक फाइनल डील करने वाले लोगों का सवाल है, जो लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं या इंडिविजुअल्स, इनकी बात है, उनको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो इंटरमीडियरी नहीं है, वो किसी ना किसी के माध्यम से करेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज जो आपको यहाँ देखनी होगी, कि अगर ये ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में किसी इंटरमीडियरी के माध्यम से हो रहा है, चाहे बैंक हो चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तब तो वो रिकॉर्ड मेंटेन करके करेंगे। लेकिन अगर वो ट्रांजैक्शन आप दूसरे ग्लोबल एक्सचेंजेस पे कर रहे हैं, जिसपे हिंदुस्तान का जुरिस्डिक्शन नहीं लगता, ये रूल्स मेंटेन करने की, रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उनमें वो ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको सूचना इनको नहीं देनी होगी। एब्सोल्युटली सर, और मैं तो पढ़ रहा था इस पे कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका भी एक पूरा वो जो क्रिप्टोग्राफी का और नेटवर्क सिक्योरिटी का पूरा ताना बाना है, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि शायद उस तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। अब एक्सचेंजेस को तो बोल दिया गया है कि आप मेंटेन कीजिए साहब, लेकिन कई मर्तबा हमने देखा है कि एक्सचेंजेस को ये मालूम नहीं होता है कि ट्रांजैक्शंस कैसे कैसे और किस किस लेयर में हो रहा है। तो आपको लगता है क्लियर कट पिक्चर आ पाएगी कभी हमारे सामने? ये जो आप कह रहे हैं, ये एक्चुअली बड़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है इस पूरे इकोसिस्टम का। जो आज नोटिफिकेशन निकली है, उसमें भी ये जो नेचुरल पर्सन्स और लीगल पर्सन्स के ऊपर ये रिक्वायरमेंट डाली गई है
कि अगर वो ये इन पांचों में से कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं तो वो इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन पूरा क्रिप्टो सिस्टम तो मशीन से मशीन में करता है। वो मशीन जो है, वो जो सिस्टम है, उसको कौन नेचुरल पर्सन ओन कर रहा है, कौन लीगल एंटिटी उसको ओन कर रही है, वो ही बहुत क्लियर नहीं है। एक्सचेंजेस तो फिर भी बीच में आ जाते हैं, इसलिए क्लियर है। बट पूरा जो ओरिजिनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो देश के बाहर हैं, वो तो मशीन से मशीन पे काम कर रहे हैं। वहां तो ये भी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है कि ये असेट कौन होल्ड करता है। एक प्राइवेट की है, एक पब्लिक की है, उसके अलावा तो कुछ और कनेक्शन है नहीं। अगर वो प्राइवेट की जो एक कोड है, उसको अगर आप किसी को ट्रांसफर कर दो तो वो आपके पास उसका कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो जैसे अगर आप देखिए बैंकों में जो अकाउंट हैं, उनके लिए भी आधार से लिंक करके एस्टेब्लिश किया पूरा तरह से कनेक्शन, केवाईसी करके कि किस आदमी का ये अकाउंट है। वो जाने के बाद फिर आप बैंक अकाउंट में एस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये किसका अकाउंट है जी। और क्रिप्टो में तो ये चीज बहुत दूर है। उसका नेचुरल पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ लिंकेज बनाना ये थोड़ा सा यहाँ पर विचित्र है। मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा इस पे सोचना भी पड़ेगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है डाल दिया एक कुछ लोगों पर या एक्सचेंजेस पर, जिन भी लोगों को आपने दायरे में लाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली वो कैसे जिम्मेदारी तय हो पाएगी, वो थोड़ा सा अभी एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब अभी मिला नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, सरकार का इंटेंशन जो दिख रहा है अब रेगुलेट करने के प्रति ज्यादा दिख रहा है बजाय कि इसको बैन करने के, तो आप इसे रेगुलेशन के लिए एक और स्टेप अहेड देखते हैं सर? देखिए, ये क्रिप्टो असेट्स के जरिए जो कुछ भी प्रॉफिट कमाया जाए या जो कुछ भी कैपिटल गेन्स वगैरह हो, वो सरकार को टैक्स करना होता है। इसलिए सरकार वो पिछले साल के बजट में ये वीडीएस को टैक्स करने का नियम लाई 30% का। इसी तरह से सरकार की ये जिम्मेवारी है कि भाई किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है देश में या हो सकती है, तो उस चीज को पकड़ा जाए, उस चीज को प्लग किया जाए। इसलिए ये अभी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे अभी ये नहीं लगता कि इसको हम एक वाइडर सिस्टम के रूप में देख सकें कि सरकार क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहती है। इसकी भी है, हमने कई बार इस पर डिस्कशन किया है। क्रिप्टो की नेचर ही इतनी मुश्किल है, इसका जुरिस्डिक्शन, इसका ये कि इसको रेगुलेट करना कोई आसान काम नहीं है। तो इससे अभी आप इंटेंशन मत पढ़िए, अभी ये सिर्फ देखिए कि भाई सरकार इस फिनोमिनन के पीछे जो कुछ भी जहां इसको सिस्टम में इसकी इंफॉर्मेशन लेके आ सकती है। जैसे पिछले बार भी कोशिश की थी कि अगर जब टैक्स करेंगे तो टैक्स के साथ में इंफॉर्मेशन काफी आ जाएगी, उनके लिए रिक्वायरमेंट भी बना दी गई, भाई आप ये चीजें रिकॉर्ड में रखोगे, सूचना बनाओगे। तो इसको अभी इस तरह से देखिए कि सरकार का प्रयास है कि इस पूरे सिस्टम में जो कुछ भी हो रहा है और जो इंटरमीडियरीज जिसको वो पकड़ सकते हैं, उनके माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन तो कम से कम सरकार के पास हो। एब्सोल्युटली सर। अब देखिए, ज्यादातर मोटी मोटी बातें तो समझ में आ जाती हैं क्रिप्टो को लेकर, और आप जब साथ में होते हैं तो थोड़ा सा गहराई तक चले जाते हैं। लेकिन आपसे बात करने के बाद एक चीज जो समझ में आती है वो ये कि क्रिप्टो की जो दुनिया है, इसका जो पूरा ताना बाना है, भारतीय दर्शन में एक शब्द है अनिर्वचनीय, यानी कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्रिप्टो की दुनिया में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं सर जो अनिर्वचनीय है। ये बिल्कुल सही है। इस फिनोमिनन को अभी हम 5% भी नहीं समझ पाए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो देखते हैं किस तरह से किस रूप में आगे आ सकता है। जी हाँ, उसको अभी हम उसका केवल पूछ भी नहीं पकड़ पाए हैं अभी तो। एब्सोल्युटली सर। चलिए देखते हैं कि भविष्य किस तरह से उभर कर सामने आता है हम सबके सामने। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन कंफ्यूजन अभी है और ये स्वाभाविक भी है। थोड़ा और मेहनत करनी होगी इसमें क्लैरिटी के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला ऐसी गग सर, थैंक यू सो मच। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट की पिच पर दोस्ती वाला सिक्सर लगाया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने क्रिकेट मैच के जरिए सेलिब्रेट किया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी
एल्बनीज की मेजबानी की और पीएम मोदी ने भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ मुलाकात भी की। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौका तो था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट का, लेकिन इस मौके को बेहद खास बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती को 75 साल पूरे हो गए और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए भला क्रिकेट मैदान से बेहतर और क्या हो सकता था। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज का प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती के 75 वर्ष पूरा होने के मौके को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने कुछ इस अंदाज में मनाया। ये खास गोल्फ कार्ट इसी मौके के लिए तैयार की गई थी। इसमें पीछे स्टंप और बैट लगाए गए थे। इस पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल के मजबूत रिश्ते की भी झलक थी। दोनों देशों के नेताओं ने पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज कोई साझा रोड शो कर रहे हों। टीम इंडिया की कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीवन स्मिथ ने स्टेज पर अपने अपने देश के पीएम से मुलाकात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने कप्तानों को टेस्ट कैप सौंपी। इसके बाद जब दोनों टीमें मैदान में उतरी तो दोनों कप्तान अपने अपने पीएम के साथ थे। पीएम मोदी इसके बाद एक एक कर टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से मिले। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मैदान पर ही खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रगान गाया। इस मैच में बहुत सी चीजें खास थी, तो टॉस का सिक्का भी खास था। टॉस पर भी इस ऐतिहासिक पल की छाप देखी जा सकती थी। जो सिक्का उछाला गया उस सिक्के पर भी भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की तस्वीर थी। पीएम मोदी अपने दोस्त एंथनी अल्बनीज के साथ स्टेडियम में बनी गैलरी देखने भी पहुंचे। रवि शास्त्री ने स्टेडियम के इतिहास के बारे में कई बातें दोनों पीएम के साथ साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने गैलरी में लगी अपनी एक तस्वीर भी देखी। दोनों नेताओं ने दर्शकों की तरह स्टेडियम में टेस्ट मैच का भी आनंद लिया। पीएम मोदी का इस खास टेस्ट मैच में मौजूद होना एक बड़ा कूटनीतिक कदम है। इससे पहले भी कई मौकों पर क्रिकेट डिप्लोमेसी देखी गई है। साल 2014 में पीएम मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भी पहुंचे थे। 2017 के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम के पहले दौरे पर क्रिकेट मैच के जरिए पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी का सिक्सर लगाया है। क्रिकेट की दुनिया में ये तस्वीर हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने अदानी की 3 कंपनियों पर निगरानी बढ़ा दी है। एक्सचेंज ने अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अदानी विल्मर को शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क स्टेज 1 में डाला है। अदानी ग्रुप पर ताजा अपडेट लेकर हमारे साथ है अरमान। अरमान, सबसे पहले तो बताएं कि क्या है अदानी ग्रुप को लेकर अपडेट और साथ ही एएसएम के बारे में भी बताइए। आज अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी विल्मार या अडानी पावर हुए, ये तीनों स्टॉक जो है वो शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टेज 1 में आए और ये जो है आज से ही लागू हो गया। वहीं आप अडानी ट्रांसमिशन या अडानी ग्रीन की बात करेंगे तो वहां पर जो उन्होंने गिरवी हिस्सेदारी रखी है एसबीआई कैप को, वो बढ़ती हुई दिखी। जहां पे अडानी ग्रीन में उन्होंने लगभग 1% जो है हिस्सेदारी अधिक जो है गिरवी रखी और उनकी टोटल जो है गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी है वो 1% से बढ़कर 2% के आसपास हो गई। वहीं अडानी ट्रांसमिशन की अगर आप बात करेंगे तो वहां पे 0.8% अधिक हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी है और उनकी कुल जो गिरवी रखी हिस्सेदारी है वो 0.6% से बढ़कर 1.3% हो गई। अब हमने बात शॉर्ट टर्म एएसएम की करी थी, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एएसएम क्या है। देखिए, एएसएम का वर्ड का अगर फुल, अब जो एएसएम है उसका फुल फॉर्म है एडिशनल सर्विलेंस मेजर। सर्विलेंस मतलब निगरानी, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा और अधिक। तो ये जो स्टॉक्स इस कैटेगरी में आते हैं उन पे एक्स्ट्रा जो है निगरानी की जाती है। अब इसमें शॉर्टलिस्ट होने के क्या क्या क्राइटेरिया है, कई सारे मापदंड हैं, जिसमें सबसे पहले हाई लो वेरिएशन हुआ, क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डिलीवरी परसेंटेज, यूनिक पेन और उसी के साथ साथ पी रेशियो भी है जो यहाँ पर इसमें आ जाता है। पर एएसएम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है।
लॉन्ग टर्म एएसएम और शॉर्ट टर्म एएसएम। अगर सबसे पहले स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म एएसएम की बात करें तो लॉन्ग टर्म एएसएम में 7 क्राइटेरिया होते हैं और उसी के साथ साथ 4 स्टेजेस होती है। शॉर्ट टर्म एएसएम की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो वहां पर 4 क्राइटेरिया हो जाते हैं और 2 स्टेजेस जो है हो जाती हैं। हमने देखा कि अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी विल्मार, अडानी पावर जो है वो शॉर्ट टर्म एएसएम के स्टेज 1 में आते हुए दिखे। तो हम पहले अब ये समझ लेते हैं कि शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज 1 में आने पर क्या होता है। देखिए, अगर कंपनी को सबसे पहले जब यहाँ पर आते हैं तो कंपनी को एक क्लैरिफिकेशन देना होता है या कंपनी उसको उनसे जो है जो एक्सचेंजेस जो है क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि कोई भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो उनका पहले जो मार्जिन था या फिर 50% ऑफ मार्जिन जो भी इन दोनों में से ज़्यादा हो वो यूज़ किया जाता है, मतलब 50% तक का जो है मार्जिन उनको देना पड़ सकता है। अब अगर शॉर्ट टर्म एएसएम के बाद अगर आप स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में अगर आप आ जाते हैं तो ये जो मार्जिन है वो 100% तक पहुंच सकता है। तो ये ओवरऑल पूरा अडानी इंटरप्राइजेस या अडानी विल्मार, अडानी पावर के लिए जो एएसएम आया और क्या है एएसएम, इसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है। पेनी शेयरों का मायाजाल, जी हां, 200 से 2000% तक उछले। क्या ये पूरी कहानी? ज्यादा जानकारी के साथ आशीष जुड़ रहे हैं। देखिए, करीब 150 ऐसे पेनी स्टॉक है जिनमें 200 से लेके 2000% तक के रिटर्न्स यहां पर आपको देखने को मिले हैं। और खास बात यह है कि इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो बिल्कुल भी फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है किसी भी प्रकार से। जिस प्रकार की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है वो जस्टिफाई की नहीं जा सकती। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास, जैसे आप देखिए सॉफ्टट्रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट करके एक स्टॉक है जिसका सिर्फ आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो करीब 371 का है। बहुत महंगा स्टॉक है, करीब 8.25 रुपये का इसका भाव चल रहा है। लेकिन इस स्टॉक में अगर आप देखें तो नवंबर के बाद से 21 गुने के रिटर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। दूसरा एक ऐसा स्टॉक है श्री गंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखिए सबसे पहला रेड फ्लैग तो ये आ जाता है कि इनकी बुक वैल्यू आप देखिए -30 है और भाव चल रहा है करीब 66 रुपये का। इस स्टॉक में देखिए बेहिसाब 100 गुने के रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। बोरा इंडस्ट्रीज करके स्टॉक है जिसकी 10 रुपये की नेगेटिव बुक वैल्यू है, 125 का भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर भी अगर आप देखें तो 2 गुने से ज़्यादा के जो रिटर्न्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिले। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीब 150 स्टॉक है। लेकिन कुछ स्टॉक्स का नाम आपके बताता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए मर्क्यूरी मेटल्स है, एस&टी कॉर्पोरेशन है, करावंती फाइनेंस, केएनआर, रेल इंजीनियरिंग, टेलर मेड रिन्यूएबल्स, आस्कोम लीजिंग। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पर आप देखिए कि सिंपल पंप एंड डंप का सिनेरियो बन रहा है। थोड़े दिन पहले हमने देखा भी था कि केस में शारदा साधना ब्रॉडकास्ट के केस में यहाँ पर देखिए सेबी की तरफ से ऑर्डर भी आया था जहाँ पर अरशद वारसी और उनकी वाइफ के ऊपर जो है सेबी की तरफ से एक्शन लिया है, क्योंकि बेसिकली इन स्टॉक्स को आर्टिफिशियली पंप किया जाता है और इनमें जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बाजार की शुरुआत तो सपाट हुई थी लेकिन बाद में मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 542 अंक फिसलकर 59,806 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 165 अंक टूटकर 17,590 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 320 अंकों की गिरावट रही। ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, रियल्टी और पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। बिल्कुल सही कहा आपने। कमज़ोर शुरुआत हुई थी हमारे बाजार में क्योंकि यूएस से एक मिला जुला प्रदर्शन हमें मिला था, एक हैंडओवर मिला जुला आते दिखा था। वहाँ से जो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर चिंताएं उसके चलते और आज वीकली एक्सपायरी के दिन भी हमने देखा कि हमारे बाजार जब बंद हुए तो एक कमज़ोरी के साथ बंद होते नजर आए थे। निफ्टी में बात करें तो करीबन 1% की गिरावट आपको दिखेगी, 17,600 का लेवल तोड़ते हुए आज बंद हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहाँ भी आज आपको 300 से ज़्यादा अंक की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में नजर आई थी। गेनर्स की लिस्ट पुल अप कर लेती हूँ आपके लिए। टाटा स्टील, एयरटेल, एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल्स के कुछ काउंटर थे जहाँ पे 1 से 1.25% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में नजर आया। लूजर्स की लिस्ट में एमएनएम, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व, आयशर मोटर्स जैसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे 1.5 से 3% का बड़ा कट आज इन स्टॉक्स में निफ्टी के नजर आया था। और स्टॉक्स इन फोकस की लिस्ट पुल अप करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करीबन 20% का उछाल आज आपको दिखेगा। जेबीएम मोटो की बात करें तो 5% का गेन यहाँ भी दिखा। मेटल पाइप्स भी आज इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहे थे, यहाँ भी आपको खरीदारी नजर आई। महासीन की बात करें तो 12% का उछाल था। जिंदल 100 में देखें तो 7% का उछाल स्टॉक में भी आज के दिन नजर आया। शुगर्स जो
कल बजिंग स्टॉक था, यहाँ पे मुनाफा वसूली आज के दिन देखी गई। मवाना शुगर, राणा शुगर, शक्ति शुगर की बात करें तो 5 से 8% का कट आपको यहाँ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट में भी आज मिला जुला प्रदर्शन था। बिकवाली की लिस्ट भी थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। गेनर्स की लिस्ट पुल अप करें तो सीक्वेंट साइंटिफिक जहाँ पे 19% का बड़ा मूव दिखा था, जो डील कॉल ऑफ की गई उसके बाद यहाँ पे मूव आता दिखा। सीमेक के बात करें तो 14% का गेन दिखेगा। राइट्स, महाराष्ट्र सीमलेस में भी आज खरीदारी दिखी गई। लूजर्स की लिस्ट देखें तो होम फर्स्ट, एप्टस वैल्यू, रेनिका शुगर और मैस्टेक के कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे आज बिकवाली नजर आई। ऑल इन ऑल एक कमजोरी के साथ हमारे भारतीय बाजार आज वीकली एक्सपायरी के दिन बंद होते दिखे। क्या आपको पता है देश में हर साल करीब 2.5 लाख लोगों की किडनी फेल हो जाने से मौत हो जाती है। ये डेटा चिंताजनक है। आपको बताएं कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीजों में किडनी की बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। देखिए ये रिपोर्ट। ये एक सच्चाई है कि हम जितना हार्ट और शुगर की बीमारियों को लेकर अवेयर रहते हैं, उतना किडनी को लेकर नहीं होते। जबकि किडनी हमारी बॉडी के सबसे जरूरी अंगों में से एक है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर साल करीब 2.5 लाख लोगों की किडनी फेल हो जाने के चलते मौत हो जाती है। वहीं देश में करीब 8 करोड़ लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। लगे हाथ आपको बता देते हैं कि आखिर किडनी का दुरुस्त होना क्यों इतना जरूरी है। दरअसल बॉडी में 2 किडनी होती हैं, जो मुख्य रूप से यूरिया, क्रिएटिनिन, एसिड, एक्स्ट्रा लिक्विड और दूसरी गंदगी को खून से अलग करती हैं। यानी खून को साफ करने का काम किडनी करती है और अलग हुई सारी गंदगी यूरिन के तौर पर शरीर से बाहर निकल जाती है। खासकर उन लोगों में किडनी खराब होने की आशंका ज्यादा होती है जो लोग हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज होते हैं। ऐसे में इन बीमारियों से जूझ रहे लोगों को समय समय पर किडनी का अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी कराते रहना चाहिए, ताकि किडनी फेल होने के जोखिम को समय रहते टाला जा सके। इसके अलावा नमक और चीनी का औसत से ज्यादा सेवन, जंक फूड, मोटापा, शराब, तंबाकू के साथ साथ पेन किलर और एंटीबायोटिक दवाइयों का बेजा इस्तेमाल भी किडनी पर बुरा असर डालता है। एक स्टडी के मुताबिक कुल किडनी मरीजों में से 40% मामले डायबिटीज और करीब 30% मामले हाई ब्लड प्रेशर के चलते होते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी से पीड़ित होते हैं। शुरुआती दौर में आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे जैसे किडनी खराब होती जाती है, पैरों में सूजन, थकान महसूस होना, उल्टी आना, कमर में दर्द, यूरिन का गाढ़ा पीला रंग, भूख कम लगने के लक्षण उभरने लगते हैं। किडनी की बीमारी के अंतिम चरण में होने पर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। कम पानी पी रहे हैं तो किडनी को खतरा हो सकता है। ऐसे में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करें। विशेष रूप से गर्म पानी का सेवन करने से गुर्दे को शरीर से सोडियम, यूरिया और जहरीले विषाक्त पदार्थों को साफ करने में मदद मिलती है। वहीं डेली एक्सरसाइज के साथ हेल्दी फूड लेने के साथ मोटापे को कंट्रोल में रखने से किडनी की बीमारी से दूरी बनाई जा सकती है। अगर ऐसा करते हैं तो किडनी भी फिट रहेगी और जिंदगी भी हिट रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हॉल मार्किंग को लेकर दुविधा है। ज्वेलर्स का मानना है कि दुकानदारों के पास अभी 20 से 25% का ऐसा स्टॉक है जिस पर हॉल मार्क नहीं लगा है। ऐसे में HUID को लागू करने के लिए और समय मिलना चाहिए। देखते हैं उन्होंने इस मुद्दे पर और क्या क्या कहा है। हॉल मार्किंग जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है आज के डेट में उभर कर आ रहा है। काफ़ी मेजर डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। आपका उन डेवलपमेंट को लेकर क्या इम्पैक्ट? आज भी हर रिटेलर के पास 20 to 25% यानी 20 से 25% माल अभी भी पुराने हॉल मार्किंग का है। छोटे छोटे शहरों के अंदर भी ऐसा माहौल बना हुआ है और बहुत स्ट्रेस के अंदर है। इतने फ़ोन राजस्थान से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, जहाँ पर हॉल मार्किंग सेंटर इतने दूर हैं कि उनको अपने खुद का स्टॉक लेकर जाके निकालना, अपना पूरे अगर 10 किलो किसी के पास स्टॉक है, उसके अंदर 2-2.5 किलो माल है, तो उसको चेक कर रहे हैं आई ग्लास से अपने स्टाफ, और उसको निकाल कर अपने बैग के अंदर उठा के काफ़ी किलोमीटर ट्रैवल रिटेलर्स के लिए। और उन्हें और भी अगर ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन कम से कम इसे जून तक लेकर जाना चाहिए, क्योंकि अगर जून तक लेकर जाएंगे तो जो 25% माल है और जो 3 लाख ज्वेलर्स हैं वो एक साथ जब पूरे तादाद में हॉलमार्किंग सेंटर के पास जाएंगे, एक पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए भी हॉलमार्क करना, और ट्रैवल करना इसके साथ बहुत मुश्किल होगा। मेरे हिसाब से ये कंज्यूमर के लिए सही है, ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ी क्वेश्चन या लोगों के मन में दुविधा ये है कि क्या सिर्फ 1 महीने का समय पर्याप्त है
तो कई सारी एसोसिएशन ने सरकार को पत्र भी लिखा है कि इसको 1 महीने से और 2-3 महीना आगे किया जाए, क्योंकि एकदम से बहुत सारे पीसेस हॉलमार्किंग में चले जाएंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। तो ये सरकार और BIS सही इसका निर्णय लेंगी, लेकिन HOID सिर्फ अलाउ करना आई थिंक कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छी बात है। एज ए ज्वेलरी इंडस्ट्री उसका वेलकम करते हैं। नो डाउट काफ़ी समय सरकार ने दिया है और अब सरकार को चाहिए, सरकार के साथ में हमें मिल के इसको 100% हर जगह पे करना चाहिए। लोगों को ऐसा भ्रम है, मेरे हिसाब से HOID 6 डिजिट का होने के बाद में लोगों के बिजनेस, जो प्योरिटी का ऑलवेज भी इश्यू रहता था कि प्योरिटी में कहीं ना कहीं कुछ सही नहीं होता है, तो अब HOID 6 डिजिट का होने के बाद में छोटे ज्वेलर्स हो या बड़े शोरूम हो या कोई भी हो, सेम प्योरिटी का माल आपको कहीं पे भी मिलेगा। इससे छोटे ज्वेलर्स का बिजनेस और बढ़ेगा, ना कि उनका बिजनेस को कोई खतरा है। तो मेरे हिसाब से सरकार का इस सर्कुलर को वेलकम करना चाहिए। गुजरात के वडोदरा में टैटू आर्टिस्ट ने 91 घंटे तक बिना थके टैटू बनाया। इस आर्टिस्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि टैटू आर्टिस्ट ईशान राणा ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 91 घंटे के दौरान ईशान ने 64 लोगों के लिए 74 टैटू बनाए। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी वडोदरा के एक टैटू आर्टिस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ईशान राणा ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। ईशान ने लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाया। इसके साथ ही उन्होंने टैटू बनाने के 65 घंटे के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ईशान राणा ने बिना पलक झपकाए लगातार टैटू बनाया। वडोदरा के ईशान राणा एक टैटू आर्टिस्ट है और वो इस पेशे से कई सालों से जुड़े हुए हैं। ईशान राणा ने 91 घंटे तक लगातार टैटू बनाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड का पहले प्रिपरेशन काफ़ी सालों से मैं कर रहा था, लेकिन सडन मुझे लास्ट ईयर मुझे उसका मिल गया, अप्रैल मिला। पूरा रिकॉर्ड था एक्चुअली 65 आवर का। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद ईशान ने घर वालों के साथ खुशी मनाई। 91 घंटे के दौरान ईशान ने 64 लोगों के लिए कुल 74 टैटू बनाए। ईशान ने 3 मार्च को ही अलग अलग लोगों के टैटू बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने 7 मार्च को ये कामयाबी हासिल की। लद्दाख में इंडियन आर्मी की बाइक रैली में देश की 25 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया। वो तापमान जिसमें लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, वहां इन महिलाओं ने बाइक दौड़ाई। -26 डिग्री तापमान में भी इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे इलाकों में शुमार चांगला पास को क्रॉस किया। इन बाइकर्स ने लद्दाख वॉर मेमोरियल से रेसांगला वॉर मेमोरियल तक की दूरी तय की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, डायरेक्टर और अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देने वाले सतीश कौशिक अब नहीं रहे। 1956 को हरियाणा में जन्मे सतीश कौशिक ने 66 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अपने एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो दिल्ली गए हुए थे। इसी दौरान रात को सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। पीएम मोदी समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है।